हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। टेस्ट सीरीज कर रहे हैं हम लोग हिंदी आईएएस की यूपीपीसीएस आरओ के लिए। ठीक है, टेस्ट नंबर 4, ये टेस्ट नंबर 5 रहेगा। 4 टेस्ट हम लोगों ने कर लिए हैं, प्ले लिस्ट पे सब कुछ है, आप लोग वहाँ पे विजिट कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ के लिए भी बोल रहे हैं साथ में, मतलब स्क्रीन पे इंग्लिश मीडियम के भी क्वेश्चन रहे हैं। तो यार आपको बता दूँ कि इंग्लिश के लिए फिर मुझे इंग्लिश वाली पीडीएफ को यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, और दोनों पीडीएफ को फिर रन कराना मुश्किल हो जाता है, वो बैलेंस बन नहीं पाता है। इस वजह से पिछली बार कोशिश किया था, अगर आप लोगों ने देखा हो पिछली साल की टेस्ट सीरीज, तो उसमें कई टेस्ट में मैंने किया था ऐसा, बट उसमें बहुत समय लगता है, दिक्कत होती है। तो मैंने टेस्ट सीरीज की जो पीडीएफ है, ये टेस्ट नंबर 5 रहेगा। तो टेस्ट नंबर 5 की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इंग्लिश वाली, हिंदी वाली और सॉल्यूशन भी। तो आप इंग्लिश वाली पीडीएफ से क्वेश्चंस देख लिया कीजिए। ठीक है, अब इतना ही मैं कर सकता हूँ यार, इससे ज़्यादा अब इससे ज़्यादा क्या करें। तो क्वेश्चंस देख लेना पीडीएफ से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ हिंदी मीडियम की पीडीएफ से। ये टेस्ट नंबर 5 है, पॉलिटी का। ये तो मॉक टेस्ट ही होते हैं, सारे क्वेश्चंस रहते हैं सारे सब्जेक्ट के, तो इनको कीजिए, ठीक से कीजिए। देखें, पहला क्वेश्चन देखें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा गया है। पंचायती राज सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, काफ़ी क्वेश्चन इसके बैकग्राउंड में भी पूछे जाते हैं, तो सारी चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट में पूछा गया है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति का सुझाव दिया गया। ठीक है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने 3 टियर सिस्टम के बारे में बताया था, यानी ग्राम स्तर पर बताया था, ब्लॉक लेवल पर बताया था, और जिला स्तर पर सरकार होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये पंचायतें होनी चाहिए। तो ऐसा आज आप सिस्टम देखते भी हैं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी बात लिखी है, इनके द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा, जबकि पंचायत समिति का गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा करने का सुझाव दिया गया। देखिए, पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा तीनों स्तर का। मैं यहाँ पे जल्दी से रिकॉल करा दे रहा हूँ आप लोगों का। ग्राम स्तर की जो सरकारें होती हैं, ग्राम स्तर पर आप क्या देखते हैं, ग्राम प्रधान देखते हैं, है ना। ग्राम प्रधान देखते हैं, इनका इलेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम सभा समझते हैं ना, ग्राम सभा सिर्फ उसी को बोली जाती है जिनका नाम वोटर लिस्ट में रहता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उस गाँव में जो रह रहा है वो वोटर है, लिस्ट में नाम होना चाहिए तभी वो ग्राम सभा का सदस्य है। तो यही लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, ठीक है, प्रधान के लिए, और फिर प्रधान का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही कि ग्राम लेवल पर जो सरकार है, यानी प्रधान का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है। और इसके बाद ग्राम के बाद फिर ब्लॉक स्तर पर होता है। ब्लॉक स्तर पर जो पॉलिटिकल चीफ है वो कौन कौन होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख। ठीक है, ब्लॉक प्रमुख। आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि ब्लॉक प्रमुख का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, इनको ध्यान से देखिएगा। ब्लॉक प्रमुख को जो चुनने वाले होते हैं वो बीडीसी होते हैं। ठीक है, बीडीसी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है, इनका पहले चुनाव होता है, बीडीसी का चुनाव होता है, ये इनका डायरेक्ट होता है चुनाव। ठीक है, बीडीसी का डायरेक्ट होता है चुनाव। फिर ये बीडीसी जो होते हैं ये फिर ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो है वो इनडायरेक्ट है और बीडीसी का चुनाव डायरेक्ट है। इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाइए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पॉलिटिकल मुखिया है, पॉलिटिकल चीफ है, उसे बोलते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, है ना। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, जिला पंचायत अध्यक्ष। तो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, वो इनडायरेक्ट होता है। इनको चुनता कौन है, अध्यक्ष को। इनसे पहले चुनाव होता है जिला पंचायत सदस्यों का। ठीक है, तो यहाँ पे सदस्यों का जो चुनाव है ये डायरेक्ट होता है। पढ़िए दूसरे स्टेटमेंट को, इनके द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना अप्रत्यक्ष रूप से, देखो गलत लिखा है, ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, और जबकि पंचायत समिति को, ये ब्लॉक लेवल की जो समिति है इसको पंचायत समिति भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ब्लॉक स्तर की बोल लीजिए या फिर पंचायत समिति बोल लीजिए, एक ही बात है। यानी मिडिल लेवल की जो समिति है वो पंचायत समिति है। इसका गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा करने का सुझाव दिया। तो यहाँ पे उल्टा लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा ना ये बात। तो यहाँ पे दूसरी बात गलत है, यहाँ पे स्टेटमेंट सत्य पूछा था, केवल एक हो जाएगा। ये इतनी बातें थी। अब इसके बैकग्राउंड में देखिए, तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्दी से हम लोग रिकॉल करेंगे, 1 मिनट का समय लगेगा। अब यहाँ पे जल्दी से आइए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोग 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ते हैं और 74 पढ़ते हैं। ठीक है, 73 से क्या है, ये जो अभी तीनों सिस्टम देखा आपने, तीनों टीयर 3 टियर सिस्टम देखा आपने, ग्राम स्तर का, ब्लॉक स्तर का और जिला लेवल का। ठीक है, ये 73 से संवैधानिक इनको दर्जा दिया गया और 74 से नगर की सरकारों को संवैधानिक दर्जा मिला। अगर इस एक्ट का ईयर पूछा जाए तो ये 1992 याद रखना है, और लागू वर्ष 1993, ये बातें होती हैं याद रखने की। अब देखिए यहाँ पे 73 ये जो संवैधानिक संशोधन हुआ, इससे पार्ट नंबर 9 जोड़ा गया था, और 74 से पार्ट नंबर 9A जोड़ा गया था। ठीक है, पार्ट 9A में यही चीज़ें हैं जो अभी आपने देखा, 3 टियर सिस्टम, और 9A में नगर की सरकार हैं। आर्टिकल्स पूछा जाता है तो ये 243 अपने आप में एक बड़ा आर्टिकल है, इसी के सब आर्टिकल्स हैं बहुत सारे, तो इनको देख लेना। पार्ट 9 में ये जो आर्टिकल्स हैं ये 243 से शुरू होते हैं, 243O तक है। ठीक है, 243O तक, ये ध्यान रखना है, आता है क्वेश्चन। और यहाँ पे 74 से जो पार्ट 9A जोड़ा गया, पार्ट 9A में आर्टिकल्स, यहाँ पे 243O तक हो गया था। ठीक है, पार्ट 9 में, और 9A में 243O के बाद क्या आता है, P आता है, तो P से शुरू होकर 243ZG तक ये आर्टिकल्स हैं। ये टोटल आर्टिकल्स हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, उनको देख लेना।
ठीक है। जैसे 243 डी पूछता है, अक्सर पूछा जाता है 243 डी में क्या है, यहाँ पे रिजर्वेशन है 33% जो पढ़ते रहते हो। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब 2-3 बातें और ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में, ये जो कमेटी है इनके बारे में पूछा जाता है। तो अभी तो आप बी आर मेहता के बारे में देख रहे थे, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ जल्दी से, और ध्यान रखना सारे फैक्ट। बी आर मेहता, ईयर है 1957। ठीक है, इसके बाद अशोक मेहता कमेटी आई थी फिर, है ना, अशोक मेहता कमेटी 1977 की है। फिर एक कमेटी थी जी बी के राव, ठीक है, जी बी के राव कमेटी। ये सारी जो समितियाँ हैं पंचायती राज से संबंधित हैं। ये 1985 की कमेटी थी। ठीक है, और इसके बाद फिर लास्ट में एल एम सिंघवी कमेटी जो है ये 1986 की कमेटी थी। तो ये ईयर आपको ध्यान रखना है, 1957, 77, 85 और 86, ये 4 कमेटियाँ होती हैं। ठीक है, मैचिंग में आ जाता है तो ध्यान रखना। देखें दूसरा क्वेश्चन, कथन कारण का क्वेश्चन है। भारत का महान्यायवादी को बोलते हैं इंग्लिश में एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ना तो सरकार का पूर्णकालिक वकील है, ना ही वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। इस पर आप लोगों ने मेंस का क्वेश्चन भी लिखा था, ग्रुप पे लिख के भी भेजा था। अब मुझे उस ग्रुप पे काम करने का समय नहीं मिल पा रहा यार, आप लोगों ने काम तो बहुत अच्छा किया था। ठीक है, बहुत से लोग उस पर आंसर्स लिखते भी थे, बट अब चेक करने का समय नहीं मिल पा रहा है, तो यार अब क्या कर सकते हैं, उसको करेंगे, शुरू करेंगे। पेड करना पड़ेगा, है ना। पेड करने से क्या है कि थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो फिर अपने आप चेक करूँगा ही करूँगा। पहले ये बात सीख लीजिए कि ये पूर्णकालिक वकील नहीं है, ठीक है, और ना ही वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में आता है। ये दोनों बातें यहाँ पे सही हैं। आर्टिकल कौन सा पढ़ते हैं हम लोग, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का जिक्र है। और ये जो ऑफिसर है ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, चीफ लीगल एडवाइजर भी बोल सकते हैं। जो भी मुकदमे होते हैं भारत सरकार की तरफ से यही लड़ते हैं। इनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 2 होते हैं, और इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। और एक चीज़ पॉलिटी में हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि जो इंसान जिसको अपॉइंट करता है उसी इंसान को वो रेजिग्नेशन भी सौंपता है। यानी अपॉइंट अगर प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। और दूसरी बात में लिखा है कारण उसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ये बात ठीक है, ये संसद के सदस्य की तरह सभी भत्ते जो अलाउंस हैं और स्पेशल प्रिविलेजेस हैं सारे इनको प्राप्त हैं, और ये भाग भी लेते हैं, है ना, संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। क्योंकि संसद की कार्यवाही में भाग लेंगे तभी पता चलेगा कि क्या मुद्दे चल रहे हैं ना, भारत सरकार के क्या मुद्दे हैं, क्या किस पे डिबेट चल रही है। तो उस डिबेट पर उनको काम करना पड़ेगा, तभी वो अपना पक्ष रख सकेंगे, है ना, सुप्रीम कोर्ट में। तो इनको बोलने का अधिकार होता है संसद में कार्यवाही में, और पार्टिसिपेट करने का भी है, लेकिन वोट करने का राइट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वोट तो वही करता है जो सदस्य हो, है ना। सदस्य का मतलब उसको एमपी होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए राज्यसभा का या फिर लोकसभा का, तभी वो वोट कर सकता है। अगर मेंबर नहीं है तो वोट तो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं, ठीक है, एजीआई। तो यहाँ पे बातें तो दोनों सही लिखी हैं, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, कारण कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात थोड़ी ना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों अपने आप में सही हैं और एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखें, यहाँ पे पूछा गया भारत के राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। तो यहाँ पे सबसे आसान तो इन दोनों को आप देख सकते हैं। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम तो प्रतिभा पाटिल से पहले के थे, तो कलाम साहब का कार्यकाल तो यही हो जाएगा 2002 से 7। उसके बाद प्रतिभा पाटिल, ठीक है, 2007 से 2012। तो यहाँ पे सी का 3 है और डी का 4 है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक ही ऑप्शन में ऐसा है कॉम्बिनेशन, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल सबसे पहले 67 से 69, फिर ज्ञानी जैल सिंह 82 से 89। ये सभी लाइन से मैच हैं, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन है क्या है यहाँ पे, सुमेलित बताएं कौन सा नहीं है कौन सा है। राज्यसभा का संगठन, लोकसभा का संगठन, आसान सा प्रश्न है। इसके लिए तो यार आप लोग बीआर एक्ट खोलिए जल्दी से, ठीक है, और आसपास के आर्टिकल्स जो हैं वो भी रिवाइज कर लेना। राज्यसभा का संगठन किस में, गठन किस में होता है, ये आर्टिकल 80 में है। ठीक है, सही लिखा है, सही मैच है। लोकसभा का गठन 81 में है, ये भी सही है। राष्ट्रपति का विशेष संबोधन जो है ये 87 में होता है, ठीक है, 88 में नहीं। और लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ये 93 में है। यहाँ पे गलत पूछा था तो गलत हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये 3 आर्टिकल याद रखा कीजिए, 79, 80 और 81। 79 में क्या है, संसद का गठन है, ठीक है। 80 में क्या है, राज्यसभा का गठन है, यहाँ पे राज्यसभा लिख दे रहा हूँ। और 81 में लोकसभा का गठन है। क्लियर है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखें। न्यायालय की अवमानना सिविल या आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में हो सकती है। ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किस पे होता है, सरकारी अधिकारी पे होता है ना। जैसे कोई ऑर्डर या फिर जजमेंट पास हुआ कोर्ट की तरफ से, या फिर कुछ डायरेक्शन गई सरकारी अधिकारी को, आईएएस हो सकता है, वो पीसीएस हो सकता है, कोई सेक्रेटरी हो सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है, सरकारी कर्मचारी हो सकता है। अगर ये कर्मचारी किसी भी पोस्ट पे हो, ठीक है, ज़्यादातर बड़ी पोस्ट जो रहती है उसी को डायरेक्शन जाता है ना, जो डिपार्टमेंट का मुखिया होता है उसी के नाम पर डायरेक्शन से जाती हैं, क्योंकि वही अल्टीमेटली अथॉरिटी होती है उस डिपार्टमेंट की। तो अगर ये अथॉरिटी कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाइंस नहीं करते हैं, ठीक है, अनुपालन नहीं करते हैं, तो इस चीज़ को बोला जाता है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट।
ये एक एग्जाम्पल होता है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का, ठीक है। ऐसे तमाम और भी रीजंस होते हैं जिसको आप बोल सकते हैं कि ये भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, ठीक है। दूसरी बात लिखिए, उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निहित है, जुडिशियल रिव्यू। ये आर्टिकल हम लोग 13 में भी पढ़ते हैं और आर्टिकल 137 में भी पढ़ते हैं। ये दोनों आर्टिकल एक साथ याद रखा कीजिए, 13 और 137, ठीक है। जुडिशियल रिव्यूज़ में है। अगर संसद के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी लॉ बनते हैं, जो भी रूल्स बनते हैं, उनकी न्यायिक समीक्षा कोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट किस में है? आर्टिकल 124 में। 2 को 1 की जगह बैठा दो, 214 हो जाता है। इसमें क्या है? इसमें हाई कोर्ट हो जाता है, ठीक है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात हुई है तो 2 आर्टिकल 32 और 226 क्या होता है इसमें? 32 में रिट इशू करने की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, 226 में हाई कोर्ट को रिट इशू करने की पावर है। और एक चीज़ और पढ़ते हैं, रिट के मामले में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा, ठीक है। चलिए देखें, छठवां क्वेश्चन देखें। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लेक्स के नाम है, उनकी लोकेशन बस बताना है। आसान सा प्रश्न है। लोकटक लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर की है, ये करेक्ट है, ठीक है। चिल्का लेक जो है उड़ीसा में है। और सूरजताल ये उत्तराखंड में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की लेक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और पंचभद्रा झील ये राजस्थान में है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। गलत बताना था ना, तो गलत सी ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, उनको भी जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे नाम ले दे रहा हूँ, ठीक है, तो उनको बस सुनते रहिए। मैं यहाँ पे जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बाकी तो आप लोगों ने सब पढ़ाई रखा होगा, बस रिकॉल करना है। जैसे बेमनाड लेक एक होती है, बेमनाड लेक ये केरल में स्थित है, चिल्का उड़ीसा देख ही लिया आपने। इंदिरा सागर लेक जो है ये मध्य प्रदेश में है, इंदिरा सागर। एक इंपॉर्टेंट लेक पढ़ते हैं हम लोग, पेंगोंग, ठीक है, पेंगोंग लद्दाख में है। पुलकट लेक अभी देख लिया आपने, आंध्र प्रदेश। सरदार सरोवर गुजरात में है। और नागार्जुन सागर ये तेलंगाना में है। लोकटक के बारे में अभी जस्ट क्वेश्चन में ही देख लिया, मणिपुर। बुलर लेक कहाँ है? ये जम्मू एंड कश्मीर की इंपॉर्टेंट लेक है, ठीक है। एक लेक है कोलेरू, जल्दी से बताइए, कोलेरू लेक ये है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लेक है दीपोर, दीपोर लेक जो है ये बताइए जल्दी से, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पर। ये असम की इंपॉर्टेंट लेक है, ठीक है। और बताइए, ये हमीर सागर पूछा जाता है, हमीर सागर, हमीर सागर लेक कहाँ पे है बताएंगे? ये गुजरात में है, ये गुजरात में है। बूलर देख लिया, बूलर के अलावा डल लेक भी है, एक डल लेक इंपॉर्टेंट लेक है, ये भी जम्मू कश्मीर की, ठीक है। और हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं भोजताल, आसान है, भोजताल मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं ये एक इम्पोर्टेंट हरीके, हरीके, हरीके क्या है? डैम है ना, लेक भी बोल सकते हो उसे, ये पंजाब में है। सामर लेक राजस्थान में है, ठीक है। उसके बाद हुसैन सागर तेलंगाना में है, ठीक है। भीमताल उत्तराखंड में है, भीमताल, भीमताल भी पूछा जाता है। भीमताल कहाँ पे? ये उत्तराखंड में है। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी पूछे जाते हैं लेक्स के बारे में, जैसे बूलर लेक जो है जम्मू कश्मीर की, ये वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ना। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, एशिया की सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है वो बूलर लेक है। और चिल्का लेक के बारे में पढ़ते हैं कि ये सबसे बड़ी सलाइन वाटर बॉडी है, ठीक है। यानी खारे पानी की जो झील है सबसे बड़ी, अगर आकार में पूछा जाए तो चिल्का लेक है। अगर सिर्फ अमाउंट में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सलाइन बॉडी कौन सी है, तो फिर ऑप्शन में आपको सामर लेक भी मिल जाएगा, तो फिर सामर आंसर लगाना है। अगर एरिया वाइज पूछा जाए तो फिर चिल्का लगाना है, ठीक है। बेमनाड के बारे में क्या पढ़ते हैं? बेमनाड की लोकेशन आप देखेंगे मैप पे, तो ये लंबाई में, यानी ये लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया है, ठीक है। लॉन्गेस्ट अगर पूछा जाए, लॉन्गेस्ट, क्योंकि आप लोकेशन देखेंगे तो ये जैसे ये है ना इंडिया का मैप, तो यहाँ पे इस तरीके से सिचुएटेड है, ये बेमनाड लेक है। और एक लेक के बारे में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी लेक है जो उल्का के गिरने से बनी है, तो ये पढ़ते हैं हम लोग लोनार लेक, है ना। कहाँ पे है ये लोनार लेक? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थी, इनको हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। देखें 7वां क्वेश्चन देखें। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और ये बताना है कि ये यूनेस्को में कब शामिल हुए। सुंदरबन ये 2001 में सूचीबद्ध किया गया था। पंचमढ़ी 2009 में सूचीबद्ध किया गया था। ग्रेट निकोबार ये 2013 में लिस्ट हुआ था। और नौक्रिक ये जो है ये 2009 में लिस्ट किया गया था। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित डी ऑप्शन है, ठीक है, 2009। बाकी ये सब तो जान रहे होंगे कहाँ पे है नौक्रिक, कहाँ पे है नौक्रिक? मेघालय में है ना, सही बोल रहा हूँ। नौक्रिक फेमस है एक चीज़ के लिए, जल्दी से बताइए, रेड पांडा के लिए, ठीक है। रेड पांडा का ये लास्ट होम बोला जाता है नौक्रिक नेशनल पार्क। क्लियर है? चलिए 8वां क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति नहीं है? ट्राइब से यार देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक, ट्राइब्स वाला। और ये तो अभी चर्चा में भी था, है ना, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। कुकी, कुकी कहाँ पे है? मणिपुर में है। अब और ये अरुणाचल प्रदेश का है। मिकिर भी अरुणाचल प्रदेश का है और डफला भी अरुणाचल प्रदेश का है। इसके नाम से हिल्स भी हैं, है ना। अब और मिकिर डफला के नाम से ये हिल्स भी हैं। ये सब आपने देखा होगा, मैपिंग किया होगा तो।
और इन्हीं के नाम पे ये जनजातियाँ भी हैं, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे तो आप ट्राइब्स का डेटा देखेंगे ना तो 650 प्लस आपको ट्राइब्स दिखेंगी, बट इतना तो हम लोग याद नहीं रख सकते हैं ना। तो जो मेजर ट्राइब्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ और उनको जल्दी से रीड कर ले रहा हूँ। देखें, इनको रिकॉल कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे मार्क किया है। आंध्र प्रदेश देखें, आंध्र प्रदेश की एक ट्राइब है चैंचूस, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश की ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है आपातानी, ठीक है, आपातानी, अबोर, डाफला, मिसमी, ये सब तो अभी क्वेश्चन में देखा है और ये आसान भी है तो सब लगा लेते हैं। आपको ध्यान रखना है आपातानी, मोम्बा और बांचो, ये अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स हैं। असम की कुछ यहाँ पे ट्राइब्स हैं, चकमा हुई, करबी सॉरी, बोरो, कचारी और मिरी, ये असम की ट्राइब्स हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में, गद्दी के बारे में हमेशा पूछा गया, आपने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन, गद्दी, तो ध्यान रखना है ये हिमाचल प्रदेश में भी गद्दी है और जम्मू कश्मीर में भी गद्दी है। तो अगर ऑप्शन में दिख जाए तो दोनों लगा देना, वैसे ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा। हिमाचल प्रदेश की एक और ट्राइब है खास के नाम से, ठीक है, ये खास भी है, इंपॉर्टेंट भी है। जम्मू कश्मीर में बाल्टी है, गद्दी है, सिप्पी है, तमाम है ट्राइब्स तो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे बस लिखा हुआ है। झारखंड के बारे में ये हो पूछा जाता है और बेदिया पूछा जाता है ना, गोंडा, भील, कोले सब तो लगा लोगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी। चलिए देखें यहाँ पे, देखें नवा क्वेश्चन देखें, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड है और कुछ स्थापना वर्ष हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान ही रखना है। कुटीर उद्योग बोर्ड जो है 1948 का है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 अगले ही साल की गई है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ये 1950 में, ठीक है, और अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग ये 1954 में। ये पॉज कर लेना वीडियो और याद करने की कोशिश करना। गलत कौन सा है यहाँ पे, ये वाला गलत है, ठीक है, 1950 होना चाहिए यहाँ पे, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी सब याद रखो इसको, 1948, 1949, 1954, ठीक। चलिए 10वां देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम जो है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है, ठीक है, यही पढ़ते हैं हम लोग, अमरकंटक की चोटी से नर्मदा नदी का आप ओरिजिनेट करा दीजिए। और ये बेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, बेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कहाँ गिरती है, ये गिरती है अरब सागर में, अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। और ये दो माउंटेन सीरीज के बीचों बीच से चलती है, यानी ये रिफ्ट से बहती है, ठीक है। और ये दोनों, जल्दी से माउंटेन सीरीज का नाम बताइए कौन कौन सी हैं, नॉर्थ में कौन सी है और साउथ में कौन सी है, और बीच में बह रही हैं नर्मदा। दूसरी बात है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की है, ये बात सही है, सबसे बड़ी नदी है ये बात गलत है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में भी नहीं गिर रही, ये बात भी गलत है, क्योंकि ये तो अरब सागर में गिर रही है ना, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, दूसरी बात गलत हो जाएगी। सत्य बताना था, केवल एक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इतना जरूर बोल सकते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली ये सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो ये फैक्ट यहाँ पे इतना सही हो सकता है। देखें 11वां क्वेश्चन, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकार नहीं। फिर से मनी बिल का क्वेश्चन, मनी बिल जल्दी से बताइए कौन से आर्टिकल में, परिभाषा किस आर्टिकल में है, 110 में। अगर पूछा जाए कि उल्लेख किस में है, परिभाषित किस में किया गया, कौन से आर्टिकल में, 110 लगा देना। 109 अभी पिछले क्वेश्चन में किया ही था। 111 में क्या है, 111 में वीटो पावर्स होती हैं और 117 में अप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक होता है। ये सब चीज़ें समझते हो, सारी चीज़ें, मनी बिल और फाइनेंस बिल, ये सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। और मनी बिल के बारे में खास बात क्या है, खास बात है लोकसभा की, लोकसभा ही सर्वे सर्वा है ना। सर्वे सर्वा कौन है, लोकसभा। यहाँ पे राज्यसभा का कोई खास रोल नहीं होता है, राज्यसभा को कोई पाबंदी दी गई है मनी बिल के बारे में। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि 14 दिन तक वो अपने पास इस बिल को रख सकती है और वो कुछ रिकमेंड कर सकती है, ठीक है, रिकमेंड कर सकती है, कुछ सिफारिश के साथ उसको वापस भी भेज सकती है, लेकिन सिफारिश मानना नहीं मानना ये पूरा का पूरा लोकसभा पर डिपेंड है। इनकी मर्जी है लोकसभा की कि ये माने या फिर ना माने राज्यसभा की सिफारिशें। तो यहाँ ध्यान रखना कि 14 दिन के भीतर जो है ये लोकसभा को लौटाना पड़ता है। तो मैक्सिमम 14 दिन ही है जो है राज्यसभा के पास। और 14 दिन के बाद नहीं भी अगर रिटर्न करती है, वापस नहीं भेजती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, राज्यसभा रखे रहे, अपने पास रखे रहे, वो अपने आप मान लिया जाता है कि पारित हो गया दोनों सदनों से, ठीक है। तो अपनी बेइज्जती क्यों कराएगा, राज्यसभा वापस कर ही देगा। तो हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। दूसरे में लिखा है अनुदान मांगों पर दोनों सदनों में मतदान होता है। दूसरी बात यहाँ पे, ये अनुदान मांग का मतलब है डिमांड ऑफ ग्रांट्स, ठीक है, ये प्रेजेंट किए जाते हैं सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं किया जाता है। दूसरी बात भी यहाँ पे गलत हो जाएगी, तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। ये चीज़ समझते हैं ना कि ये मनी बिल जो है ये लोकसभा में ही क्यों पेश किया जाता है। तो देखो यार, सिंपल सा लॉजिक है इसका। जो मनी कलेक्ट हो रहा है गवर्नमेंट के पास, ये किसका पैसा है, ये पब्लिक का मनी है ना। भले ही कुछ ही % ये टैक्स देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन है तो आखिर ये पैसा पब्लिक का। और पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, है ना, राज्यसभा में नहीं बैठे हैं, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं ये पब्लिक के हैं। तो वो बोला जाता है ना कि लोकसभा के सदस्य
किसके प्रति जिम्मेदार हैं? पब्लिक के, है ना। तो पैसा पब्लिक का है और पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में बैठे हैं, तो लोकसभा के पास सारी शक्तियाँ हैं, ठीक है। देखें ये कौन सा क्वेश्चन है, छुप गया। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के द्वारा राज्यकार के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करता है? ये बात लिखिए 41 में, ठीक है। डीपीएसपी पढ़िए जल्दी से। डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51, पार्ट नंबर 4, है ना। डीपीएसपी के बारे में एक कॉमन बात क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये चैलेंजेबल नहीं होते हैं, ठीक है, बाद योग्य नहीं होते हैं। बाद योग का मतलब समझ रहे हैं? मतलब इसके किसी भी क्लॉज को, किसी भी प्रोविज़न को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चैलेंज क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो है एक तरह से, ये जो डीपीएसपी में प्रोविज़न लिखे हैं ये स्टेट्स के लिए जैसे मोरल एक्टिविटी कह लीजिए या फिर मोरल ड्यूटी बोल लीजिए, तो ये इनकी मर्जी होती है, ठीक है, स्टेट्स की, वो करें या फिर ना करें, ये स्टेट्स की मर्जी है। जबकि ऐसा फंडामेंटल राइट में नहीं होता है, फंडामेंटल राइट तो चैलेंजेबल होते हैं, ठीक है। चलिए 13 देखिए, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट फैक्चुअल है, काफ़ी बार हम लोग इसको पढ़े हैं। ये कनाडा से लिया गया है ये प्रोविज़न। कनाडा से ज़्यादातर आपको क्या दिखता है? यूनिटरी फीचर दिखते हैं, है ना। यूनिटरी फीचर यहीं से लिए गए, जैसे सशक्त केंद्र की अगर बात करें हम लोग, है ना, और अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास हैं, ये भी कनाडा का प्रोविज़न था। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, ये देख ही लिया आपने, ठीक है। तो ये कनाडा के प्रोविज़न है। ऑस्ट्रेलिया से क्या है? ऑस्ट्रेलिया में हम लोग पढ़ते हैं प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा। इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट भी पढ़ते हैं, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के से ली गई हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न और है, सेंट्रल और स्टेट रिलेशन, CSR, केंद्र राज्य संबंध, यहीं से लिए गए हैं। डिवीज़न ऑफ पावर, ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। आयरलैंड से हम लोग पढ़ते हैं DPSP, है ना, आयरलैंड से DPSP पढ़ते हैं। और ये जो नॉमिनेशन वाला सीन रहता है ना, नॉमिनेशन वाला, राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ये प्रोविज़न भी यहीं से लिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न थे जो जहाँ से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन पिछले टेस्ट में शायद था ना, कि डीपीएसपी ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। लेकिन आयरलैंड ने किस देश से ये डीपीएसपी लिए थे? ये पूछा था ना क्वेश्चन, स्पेन शायद आंसर था उसका। इसको कमेंट कीजिएगा अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। चलिए 14 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अनर्ह हो गया है, ठीक है, या फिर नहीं हुआ है, इस प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पे 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको जानना जरूरी है। अगर भ्रष्ट आचरण के कारण कोई मेंबर इनएलिजिबल हो रहा है, ठीक है, इनएलिजिबल हो रहा है भ्रष्ट आचरण के कारण, की पॉइंट क्या क्या है यहाँ पे? भ्रष्ट आचरण का अगर विषय है, तब डिसीजन होगा प्रेसिडेंट का, ठीक है। तब डिसीजन लेता है कौन? प्रेसिडेंट लेते हैं। और ये काम किसकी सलाह से करेंगे? इलेक्शन कमीशन की सलाह से, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। अगर आपको क्वेश्चन में मिलेगा भ्रष्ट आचरण की जगह आपको मिलेगा अगर दल बदल, ठीक है, एंटी डिफेक्शन वाला कोई मैटर है, तो वहाँ पे डिसीजन होता है लोकसभा के अध्यक्ष का, यानी स्पीकर साहब का। ये बस यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। भ्रष्ट आचरण है तो प्रेसिडेंट, इनकी सलाह पर, इलेक्शन कमीशन की सलाह पर। और अगर एंटी डिफेक्शन वाली बात है, दल बदल वाली बात है, तो फिर डिसीजन होता है लोकसभा के स्पीकर का। क्लियर है? अगर लोकसभा का मेंबर है तब यहाँ पे डिसीजन होता है लोकसभा स्पीकर का। अगर राज्यसभा का मेंबर है कोई, तो फिर राज्यसभा के जो सभापति हैं, ठीक है, यानी वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, वो डिसाइड करेंगे। तो ये बातें होती हैं, कर लेंगे ना। चलिए अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की बात हुई है तो जल्दी से बताइए आर्टिकल 124 क्या है? 124 है कि 324 है? 124 में तो भाई सुप्रीम कोर्ट है ना, 324 में क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इनकी सलाह के लिए इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, यानी ये 3 मेंबर बॉडी होती है, ठीक है, 3 मेंबर बॉडी। पहले 1 मेंबर बॉडी हुआ करती थी, इलेक्शन कमिश्नर ही हुआ करता था, लेकिन अब 3 मेंबर बॉडी है। ये चेंज कब से हुआ? एक मेंबर बॉडी से ये 3 मेंबर बॉडी कब हुआ? ये आपको बताना है, कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए 15 देखें। 15 में पूछा है, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। धन विधेयक यानी मनी बिल। और आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था कि फाइनेंस बिल और मनी बिल में फ़र्क क्या है। आप लोग कमेंट तो करते नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उस लेंथ तक आप लोग वीडियो देखते हैं। और अगर देखते हैं तो कमेंट करना चाहिए, कमेंट करेंगे कम से कम, लिखेंगे तो यार, तो लिखने की प्रैक्टिस तो कम से कम होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कमेंट करने से हमारा 1 मिनट वेस्ट हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ठीक है। उस कमेंट पर टीचर का रिप्लाई आए नहीं आए ये अलग बात है, बट आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, आपकी खुद की प्रैक्टिस हो रही है लिखने की। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति के पास जो पावर है धन विधेयक के मामले में, वो देखिए पहले। एक पावर तो यह है कि इनकी पूर्व अनुमति चाहिए। अगर लोकसभा में पेश हो रहा है धन विधेयक तो इनकी पूर्व अनुमति चाहिए, ठीक है। ये प्लस पॉइंट है प्रेसिडेंट के लिए। नेगेटिव पॉइंट क्या है प्रेसिडेंट के लिए? कि ये पुनर्विचार के लिए भेज नहीं सकते, ठीक है। मनी बिल के मामले में बात बता रहा हूँ,
सिर्फ मनी बिल को ये पुनर्विचार के लिए रिकॉन्सिडर करने के लिए नहीं भेज सकते हैं। जो लोकसभा ने भेज दिया वही सही है। तो ये पहली बात सही लिखी है, ठीक है। कथन में कारण में लिखा है धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों बातें सही है। एक्सप्लेन भी कर रहा है कारण अभी कथन को। जब पूर्व अनुमति एक बार हो ही चुकी है तो फिर पुनर्विचार का क्या लॉजिक है ना। तो यहाँ से भी आप लिंक कर सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। मनी बिल बताइए जल्दी से कहाँ पे मनी बिल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 110। अगर पूछा जाए कि किस आर्टिकल में एक्सप्लेन्ड है, परिभाषित है मनी बिल, तो आर्टिकल 110 लगा देना। आर्टिकल 111 में क्या है? आर्टिकल 111 में वीटो पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की। 117 में क्या है? 117 में अप्रोप्रिएशन बिल होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं विनियोग विधेयक, है ना, विनियोग विधेयक। और आर्टिकल 109 अभी इसी पेपर में किया था शायद शुरुआत के क्वेश्चन में, तो जल्दी से बता दीजिए 109 में क्या लिखा है। देखें 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक प्राक्कलन समिति के संबंध में सत्य नहीं है? एस्टीमेट कमेटी पूछ रहा है। एस्टीमेट कमेटी के बारे में क्या फैक्ट पढ़ते हैं? एक फैक्ट तो यही लिखा 30 सदस्य होते हैं, लेकिन ये 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा का यहाँ पे कोई भी मेंबर नहीं होता, ठीक है। एक फैक्ट हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनका जो टेन्योर होता है, टेन्योर कितना होता है? टेन्योर होता है 1 साल का, ठीक है। ये जो स्टैंडिंग कमेटी होती है इनका पीरियड, इनका टेन्योर 1 साल होता है। और ये बाकी सभी स्टैंडिंग कमेटीज़ में, स्थायी समितियों में सबसे बड़ी कमेटी होती है, ठीक है। पहली बात सही है, लोकसभा में बजट पेश होने से पहले इसका गठन किया जाता है। एस्टीमेट बाद में होता है, ठीक है, बजट पेश होने के बाद। यहाँ पे पहले जो शब्द लिखा है ये गलत है, यहाँ पे बाद में लिखा होना चाहिए था। छोटी छोटी सी गलती करनी नहीं है ये सब, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किया जाता। सरकार का खर्चा आप लोग देख रहे हैं ना, ये कमेटी क्या कर रही है? सरकार के खर्चे ही तो देख रही है। और सरकार का ही आदमी अगर इस समिति में आ जाएगा तो फिर क्या देखेगा वो? फिर तो वो कमेटी ही बायस्ड हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर नहीं होता। इसे स्थायी मित व्ययिता समिति भी कहा जाता है। ये बात भी सही है। बताते ही भैया कि सरकार का खर्चा यहाँ पे ज़्यादा हो गया है ना। तो ये जो ज़्यादा हो रहा है इसको कम करने की कोशिश की जाती है। देखें 17 देखें, राज्य विधानमंडल निम्नलिखित में से कौन सी सूचियों पर कानून बना सकती है? लिस्ट पढ़ते हो ना, कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ते हो, यूनियन लिस्ट पढ़ते हो और स्टेट लिस्ट पढ़ते हो। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? समवर्ती सूची। इसमें दोनों ही काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। यूनियन लिस्ट पे पूरा का पूरा जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यानी यूनियन का है, संघ का है। और स्टेट लिस्ट ये जो है ये यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है। लेकिन बहुत सारी कंडीशन ऐसी भी होती हैं कि स्टेट लिस्ट पर जब यूनियन काम करती है। ये सब हम लोगों ने इमरजेंसी पीरियड में पढ़ा है ना। 352 पढ़ते हो, 356 पढ़ते हो, 360 पढ़ते हो। इन बिटवीन आर्टिकल्स जो हैं ये भी पढ़ना है आप लोगों को, तो ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ आर्टिकल्स जैसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, 249 पढ़िए, ठीक है, 250 पढ़िए, 251 पढ़िए, 252 पढ़िए और 253 पढ़िए। ये आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि स्टेट लिस्ट पे भी काम कर सकती है यूनियन। क्लियर है, हो जाएगा। तो यहाँ पे समवर्ती सूची पर राज्य विधानमंडल काम करती है, ठीक है, राज्य सूची पर तो करती ही है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। अवशिष्ट सूची पर कोई राइट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है। 18वां क्वेश्चन प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछा है। प्रोटेम स्पीकर मेंस का क्वेश्चन भी आप लोग लिखे हो ग्रुप पे इसको। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। सही बात है, ठीक है। जो नई लोकसभा आती है, जो मेंबर्स आते हैं लोकसभा में, सांसद आते हैं, जो इसमें सबसे सीनियर रहता है उसी को प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। क्योंकि एक को तो बनाना जरूरी है ना, क्योंकि शपथ फिर कौन दिलाएगा? शपथ दिलाने के लिए एक आदमी चाहिए, तो यही होते हैं प्रोटेम स्पीकर। जो सबसे सीनियर बंदा होता है, सीनियर सांसद होता है, उसी को प्रोटेम बना दिया जाता है, वो फिर सबको शपथ दिला देता है। तो ध्यान रखना ये टेम्प्रेरी बेसिस पे बनाए जाते हैं। और वैसे भी प्रोटेम का मतलब क्या होता है? प्रोटेम का मतलब होता है कुछ समय के लिए, ठीक है। ठीक है, तो जो पहला सेशन रहता है नई लोकसभा का, ये उसको चेयर करते हैं और अपने जो उनके फंक्शंस हैं वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। फंक्शन में आप लोग देख ही लिए, एक तो देख लिया आपने कि बाकी जो सदस्य हैं, बाकी जो सांसद हैं, उनको शपथ दिलाना होता है, नए स्पीकर का चुनाव होता है, फिर डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होता है, ठीक। इसके बाद फिर जब नया स्पीकर इलेक्ट हो जाता है तो फिर प्रोटेम स्पीकर का कोई काम नहीं, तो ये वाली जो पोस्ट होती है वो फिर एबोलिश कर दी जाती है। ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हो जाएंगी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। क्लियर है? चलिए देखें, नेक्स्ट देखें। किस प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? बताइए, एक्चुअल क्वेश्चन है। ये बोला गया था एन ए पालकीवाला द्वारा। इन्होंने प्रियम्बल को परिचय पत्र कहा, एन के पालकीवाला ने। यानी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्रियम्बल है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल है, ये बात बोली थी एन के पालकीवाला। देखिए 20 संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? ये क्वेश्चन तो किए हैं ना अभी शुरुआत में ही। देखिए भाई, आर्टिकल 124 से शुरुआत कीजिए, 132 तक सारे रिकॉल कीजिए, डायरेक्ट खोलिए। देखो क्वेश्चन बार बार आता है और बार बार गलती करोगे तो फिर ये सब क्वेश्चन गलती करने का मतलब समझ रहे हो ना, फाइट से बाहर, सीधा बाहर, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं।
इसको मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कोशिश कीजिएगा आप लोग खुद से देखिए, फिर भी मैं भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए फटाक से देखिए, 124 में क्या पढ़ते हो, सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हो, है ना, तो वही लिखा हुआ है 124। 124 में है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी नजाक। ये अब तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, कि कर रहा है, कमेंट करके बताइएगा। 124 के बाद 125 पे आइए, यहाँ पे सैलरी भत्ते वगैरह हम लोगों ने देखा था जजेस के, ठीक है। 125 में, 126 में एक्टिंग चीफ जस्टिस है, 127 में एडॉक जज, ये पूछा जाता है 127, ठीक है। एडॉक जज का अपॉइंटमेंट 127 के तहत होता है। 128 में है यहाँ पे अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 124 याद रखना है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। 125 याद रखना है, 126, 127। इसके अलावा 129 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी अभिलेखीय न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट भी अभिलेखीय न्यायालय है और हाई कोर्ट्स भी हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का, ये सब पहले सीख चुके हैं, ठीक। 130 में सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी शिफ्ट भी की जा सकती है दिल्ली से और कहीं भी हो सकता है, तो ये 130 में लिखा हुआ है। 131 सुपर इंपॉर्टेंट, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, प्रारंभिक अधिकारिता जो होती है सुप्रीम कोर्ट की, ये आर्टिकल 131 में है। और 132 में है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि ये वाली PDF दूसरे ऐप से खुली है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सारा गायब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मार्क तो कर ही लिया था ना एक बार। देखिए 132 अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ, ये जो आप अपीली अधिकारिता पढ़ते हो ये 132 में पढ़ते हो, ठीक है। अपीली अधिकारिता 132 में, 131 में आपने प्राथमिक अधिकारिता देखी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो अपीली अधिकारिता है सुप्रीम कोर्ट की किन मैटर्स पे है, अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, ठीक है। ये तो एक जनरल आर्टिकल हो गया 132। 133 से इसमें ये सब क्लॉज टाइप के हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अपीलेट ज्यूरिडिक्शन इसमें भी 133 में, लेकिन किन मैटर्स पर, सिविल मैटर्स पर, ठीक। और 134 में वही सेम चीज़, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल मैटर्स पर। तो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या हो गए, यहाँ पे एक सिविल मैटर्स का आर्टिकल है और एक क्रिमिनल मैटर का आर्टिकल है, यानी आप 132 जब याद रखा करें तो 132 नहीं याद रखना है, साथ में 133 भी याद रखना है, 134 याद रखना है, तब ये जाके पूरा एक आर्टिकल कंप्लीट होगा, ठीक है। 132 में एक जनरल बात लिखी है कि सर्टेन केसेस में, अभी सर्टेन केसेस हैं क्या क्या, सिविल मैटर है और क्रिमिनल मैटर है, समझ में आया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब समय हो गया, वैसे 20 क्वेश्चन अभी रिकॉर्ड कर पाया हूँ, कीजिए इतना कीजिए, फिर करते हैं आगे। थैंक यू।